ड्वेन द रॉक जॉनसन के ऑसम सुपर हीरो फिजिक को देखकर हम में से बहुत लोग उन्हें किसी न किसी सुपर हीरो के रोल में देखना जरूर चाहते होंगे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि द रॉक खुद एक एंटी हीरो को प्ले करना चाहते हैं। और ब्लैक एडम के अंदर उनके पैशन, उनके पोर्ट्रियल ने इस बात को साबित कर दिया कि ड्वेन द रॉक जॉनसन एक्चुअली ब्लैक एडम को ही प्ले करने के लिए बने थे। और शायद ही कोई और मूवी होगी जिसने द रॉक को इस लेवल पर सेलिब्रेट किया होगा। और आज उन्हीं के फैंस में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मूवी के फैक्ट्स को जानने के लिए हमें कई बार कमेंट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ब्लैक एडम मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज के वीडियो में पता चलने वाला है कि आखिर कितना लंबा इंतजार करना पड़ा था ड्वेन द रॉक जॉनसन को ब्लैक एडम का रोल प्ले करने के लिए। जानेंगे ड्वेन द रॉक जॉनसन की डाइट और एक्सरसाइज रूटीन ब्लैक एडम के रोल के लिए, जानेंगे डीसी के और कौन कौन से सुपर हीरो और विलेंस को इस मूवी के लिए कैंसिल किया गया था, और फाइनली जानेंगे इस मूवी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और ब्लैक एडम के आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लैक एडम के लाइव एक्शन में सिनेमैटिक डेब्यू की प्लानिंग की शुरुआत अर्ली 2000s में ही हो गई थी, जहां पर उस जमाने में न्यू लाइन सिनेमा शज़ैम मूवी को इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रहा था और यहां पर एक्चुअली ब्लैक एडम को एज अ विलन दिखाया जाना था। लेकिन उस जमाने में इसे शज़ैम के बजाय कैप्टन मार्वल बुलाया जा रहा था, जिसके कारण ऑफ कोर्स उस जमाने में मार्वल के साथ इसका कॉपीराइट को लेकर पंगा होने लगा। फाइनली इसे 2006 में एक बार फिर से प्लान किया गया और इस बार शज़ैम के रोल के लिए ड्वेन द रॉक जॉनसन को अप्रोच किया गया था, लेकिन वो इस मूवी के अंदर शज़ैम नहीं बल्कि उसके एंटेगनिस्ट ब्लैक एडम को प्ले करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जिसके लिए उन्हें अपने फैंस की तरफ से भी एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन 2009 तक ये मूवी भी लगभग शेल्फ ही हो गई थी। फाइनली डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की गई, तो यहाँ पर द रॉक को एक बार फिर से अप्रोच किया गया, जहाँ पर ड्वेन जॉनसन खुद इस बार डीसी के उस समय के चीफ जेफ जॉन से मिले और फाइनली अब तकरीबन 16 सालों बाद ड्वेन द रॉक जॉनसन का ब्लैक एडम को प्ले करने का सपना पूरा हो पाया है। लेकिन ब्लैक एडम मूवी का इनिशियल डेब्यू इस मूवी के अंदर नहीं बल्कि 2019 की शज़ैम मूवी के अंदर ही होने वाला था, जहां पर 2014 में ही इसके इनिशियल स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। लेकिन उसे पढ़ने के बाद ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपनी तरफ से फोन करके वार्नर ब्रोस को अपना ओपिनियन रखा, जहां पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो ब्लैक एडम को एक्चुअली अपनी सेपरेट मूवी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और उन्होंने ब्लैक एडम से जुड़े हुए कुछ आइडियाज को शेयर किया और फाइनली वार्नर ब्रोस के लिए इतना काफी था उन्हें कन्विंस करने के लिए। अब अगर बात करें इस मूवी के प्रमोशन और इसकी हाइप बढ़ाने की, तो शायद ही किसी ने इस मूवी को प्रमोट करने में ड्वेन जॉनसन जितनी एफर्ट लगाई होगी, लेकिन इस मूवी को बनाने में उनके इंथुजियाज्म को मैच किया था इस मूवी के डायरेक्टर जोएम कॉलेट सेहरा ने, जिनसे मुलाकात ड्वेन जॉनसन की उन्हीं के साथ द जंगल क्रूज मूवी के अंदर हुई थी, जहां पर इन दोनों ने ब्लैक एडम और उससे जुड़े हुए मूवी के आइडियाज को शेयर किया और जोएम कॉलेट सेहरा ने एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन को इस मूवी को बनाने के लिए पुश किया था, जिसके कारण ही ये मूवी इवेंचुअली बनकर तैयार हुई। इस मूवी को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों को तो ऐसा ही लगा होगा कि एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन ब्लैक एडम को प्ले करने के लिए ही बने थे, लेकिन बहुत कम लोग इस कैरेक्टर के उनकी बिहाइंड द सीन मेहनत के बारे में जानते होंगे, जहां पर इनिशियली इस मूवी की प्रोडक्शन के दौरान उन्हें एक्चुअली पैडेड सूट वाला ब्लैक एडम का कॉस्ट्यूम दिया गया था, जिसे देखकर उन्हें अपने एसएनएल के स्केचेस की याद आ गई थी और उन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि वो इन सूट के पैडिंग्स को रिमूव करके खुद की बॉडी को इस तरह से डेवलप करेंगे कि वो ब्लैक एडम के रूप में दिख पाएं, जिसके कारण उन्होंने ऑन द एवरेज रोज की तकरीबन 5 से 6 घंटे की जिम रूटीन के ऊपर 6000 कैलोरीज अ डे कंज्यूम करना भी शुरू किया था, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और गुड फैट्स के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ उन्हें दिन के 6 से 7 मील्स को खाना पड़ता था। अब ड्वेन जॉनसन ब्लैक एडम के रोल के लिए तो हमेशा से डन थे, लेकिन इनके अलावा जीएसए के अलग अलग मेंबर्स के लिए और दूसरे एक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल डॉक्टर फेट के रोल के लिए यहाँ पर पियर्स ब्रॉसनन से पहले लियम नेसन को कंसीडर किया जा रहा था, जिन्होंने जोमी कॉलेट सेहरा के साथ मिलकर अननोन और नॉन स्टॉप मूवी में भी काम किया है। इनके अलावा इजरायली एक्टर ओडेड फहर को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिन्होंने 2001 की जस्टिस लीग और जस्टिस लीग अनलिमिटेड के अंदर डॉक्टर फेट को अपनी आवाज दी थी। फाइनली हॉकमैन के रोल के लिए पहले आर्मी हैमर और अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली ये रोल एल्डिस हॉज को मिला।
खैर ये बात तो एक्टर्स के कंसिडरेशन की हो गई, लेकिन कई और डीसी कैरेक्टर्स भी थे जो प्रीवियसली इस मूवी के अंदर दिखने वाले थे और उन्हें एक्चुअली यहाँ पर कैंसिल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी के अंदर पहले हॉक गर्ल और स्टार गर्ल भी दिखने वाली थी, जो एक्चुअली जेएसए की एक बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर हैं, लेकिन उन्हें साइक्लोन के चलते इस मूवी से हटा दिया गया। वहीं पर अगर विलन की बात की जाए तो ओरिजिनली इस मूवी के अंदर पहले जस्टिस लीग का विलन एक्लिप्सो दिखने वाला था, जिसका कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया था, जिसमें वो हार्ट ऑफ डार्कनेस डायमंड के साथ दिखता और इसी का इस्तेमाल वो डेथ एडम को एक्चुअली करप्ट करने के लिए करता। लेकिन जैसा कि ड्वेन द रॉक जॉनसन इस कैरेक्टर को एक विलन के रूप में नहीं बल्कि एक एंटी हीरो के रूप में दिखाना चाहते थे, इस विलन को इस मूवी से हटाकर सब एक्ट को इंक्लूड किया गया। पियर्स ब्रॉसनैन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक्चुअली डॉक्टर फेट का रोल प्ले किया था, उन्होंने इस मूवी के अंदर ज्यादातर अपने सीन्स को एक्चुअली मोशन कैप्चर के थ्रू दिया था और यहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें मोशन कैप्चर सूट को पहनना बहुत सिली फील हुआ था और सेट्स पर पहनने वाले एक्चुअल कॉस्ट्यूम के हेलमेट से उन्हें एक्चुअली कुछ भी नहीं दिखता था। इस मूवी के अंदर अमांतो मैस को एक्चुअली एद्रियाना के बेटे के रूप में दिखाया गया था, लेकिन कॉमिक बुक के न्यू 52 के स्टोरी लाइन के अंदर अमांतो मैस एक्चुअली एद्रियाना का भाई था, जो ब्लैक एडम को रिजरेक्ट करने के चक्कर में अपनी जान दे देता है, लेकिन कॉमिक में एद्रियाना स्पेल को कंप्लीट करके उसे जिंदा करती है। वहीं पर अगर बात कॉमिक बुक की चली है तो एटम स्मैशर का कॉस्ट्यूम एक्चुअली ओरिजिनल डीसी कॉमिक्स के कॉस्ट्यूम और उसके नक्लॉन कॉस्ट्यूम का कॉम्बिनेशन था। वहीं पर साइक्लोन के कॉस्ट्यूम के लिए उसके डीसी के किंगडम कम के कॉमिक के स्टोरी लाइन से काफी ज्यादा इंस्पिरेशंस ली गई हैं। अगर कोई मूवी अपने सब्जेक्ट को लेकर आर रेटिंग एक्वायर करती है तो जाहिर सी बात है उस मूवी के एक्सप्लिसिट होने के चलते उस मूवी की ऑडियंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। ऐसे में वार्नर ब्रोस इस मूवी को सबके लिए बनाना चाहता था और एक्चुअली PG-13 रेटिंग को एक्वायर करने के लिए यहाँ पर इस मूवी का PG-13 वाला कट मूवी के रिलीज से सिर्फ और सिर्फ कुछ हफ्ते पहले ही कंप्लीट किया गया था, जिसे एक्चुअली अमेरिका की मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने 4 बार रिव्यू किया था और तब जाकर इस मूवी को PG-13 की रेटिंग मिली। खैर, इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही ड्वेन जॉनसन ने खुद को ब्लैक एडम के रूप में कहीं और भी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किया है, जहां पर उन्होंने डीसी सुपर पेट्स मूवी के अंदर सुपरमैन के डॉग क्रिप्टो को तो अपनी आवाज दी ही थी, साथ ही साथ उन्होंने ब्लैक एडम और उसके डॉग एनिमस को भी अपनी आवाज दी थी। और अगर बात सुपरमैन की आई है तो इस मूवी के सबसे बड़े हाईलाइट की बात कैसे नहीं होगी, जिसने एक्चुअली सुपरमैन को डीसीयू के अंदर रीस्टैब्लिश किया, वो भी हेनरी कैविल वाले। वेल, इस चीज को करने के लिए यहाँ पर रॉक द ड्वेन जॉनसन खुद अपनी तरफ से डीसी के उस समय के हेड वॉल्टर हमाडा से मिले थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक्चुअली फिल्म मेकर्स और वार्नर ब्रोस सुपरमैन को इस मूवी में ओरिजिनली इंक्लूड करने को कंसीडर भी नहीं कर रहा था, लेकिन द रॉक ने अपनी तरफ से इस चीज को कन्विंस कर ही लिया, जो कि साबित करती है द रॉक की पहुंच की ताकत को। खैर भैया, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें कलेक्शन की तो यहाँ पर इस मूवी ने लगभग $200 मिलियन के बजट पर $351 मिलियन कमाए थे, जिसमें से अकेले $150 मिलियन इसने यूएस और कनाडा से कमाए थे और बाकी टेरिटरी से इसे $201 मिलियन की कमाई हुई थी। और यूएस और कनाडा में $67 मिलियन की ओपनिंग वीकेंड के साथ ये मूवी रॉक के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग बनी है, जिसने एक्चुअली हॉब्स शो मूवी के 60 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर की बात की ही जाए तो यहाँ पर ब्लैक एडम ने तो डीसीयू के अंदर अपनी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत ही की है। यहाँ पर एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन पूरी तरह से होपफुल हैं कि वो फ्यूचर के अंदर ब्लैक एडम को एक बहुत बड़ा थ्रेट दिखाना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जस्टिस लीग सुसाइड स्क्वाड वर्सेस ब्लैक एडम का भी पिच वार्नर ब्रोस को किया था। इसके अलावा वो फ्यूचर में सुपरमैन या बैटमैन के खिलाफ ब्लैक एडम को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर हेनरी कैविल ने सुपरमैन के सूट को दोबारा अपना लिया है, जिसके कारण उन्होंने नेटफ्लिक्स के विचर सीरीज को भी छोड़ दिया है। तो ये चीज तो पूरी तरह से इनेविटेबल है। इसके अलावा आज नहीं तो कल हमें उसके एंटागनिस्ट शज़ैम के साथ भी भिड़ते हुए देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि वार्नर ब्रोस कौन कौन से और कब तक अपने प्लान्स को रिवील करता है। तो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ब्लैक एडम मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने इस मूवी को बेसिकली हार्डकोर कॉमिक बुक मूवी की तरह नहीं बल्कि एक मसाला मूवी की तरह एंजॉय किया है। एंड डेफिनेटली
रॉक का स्वैगर इस मूवी के लिए टोटली वर्थ इट था। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई, और आप ब्लैक एडम मूवी के बारे में और कौन कौन सी चीजें जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।